हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पे आप एक बहुत अच्छी चीज देख रहे हो जो नरेगा के वेजेस हैं। ऑल दो मैं यहाँ पे नरेगा कह रहा हूँ क्योंकि ये मनरेगा है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गोवा ने सबसे ज्यादा हाइक करे हैं अपने डेली वेजेस पे। सबसे कम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुए हैं, जो कि 7 रुपए बढ़ाए हैं डेली जो रेट होता है वेजेस का मनरेगा के अंतर्गत। पहली चीज तो आपको ये समझना है कि ये है क्या। ये एक स्कीम है जो कि 2005 में लॉन्च करी जाती है हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, हमारे अनस्किल्ड लेबर्स के सेक्टर्स के लिए, जहां पे 100 दिन का रोजगार सरकार के द्वारा प्रोवाइड करा जाएगा और उनको डेली वेजेस पर ये पे आउट करा जाएगा हर 7 दिन में। ये जो स्कीम थी, ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस चीज को चलाती है। लेकिन इसका जो पूरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे आपको मिलेगा जिला परिषद के द्वारा। तो प्रोग्राम कौन इम्प्लीमेंट करता है? जिला परिषद इम्प्लीमेंट करता है। तो आइए जानते हैं पूरा क्या हुआ था। पहली चीज आपको यहाँ पे इसकी हिस्ट्री देखनी है। 1991 में हमारे पीवी नरसिम्हा राव, जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पर एक स्कीम लाई थी जिसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। अब ये बाद में आगे जाकर इसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट करे जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड करी जाती है और इसमें मर्ज कराता है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जिसे हम बोलते हैं FWPS, यानी कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्कीम। और इसको ये बात कर रहे हैं यहाँ पे 2000 की, यानी कि 2005 में ये स्कीम लॉन्च हो गई थी। आपको पता है बहुत सारी जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है ना, स्वर्ण जयंती योजना, बहुत सारी जवाहर स्वरोज जो योजना थी, उन सभी को मिला के एक मर्ज कर दिया गया था और लास्ट में एक ही स्कीम बनाई गई थी, नरेगा। उसके बाद मनरेगा होता है आगे जाकर ये। तो यहाँ पर इसका नाम नरेगा था और इसका मेन वर्क क्या था? राइट टू वर्क देना। राइट टू वर्क का मतलब क्या हो गया? काम का अधिकार। हर व्यक्ति को काम का अधिकार है। और ये बोला किसमें गया है? अगर आपको लगेगा कि सर जी ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ऐसा नहीं है। ये डीपीएसपी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो हमने आयरलैंड से लिए हैं, जो कि हमारे पार्ट 4 के अंतर्गत आता है। अब ये जो एक्ट है ना, ये पास होता है 23 अगस्त 2005 में और इसको इम्प्लीमेंट कराता है फरवरी 2006 में। उस टाइम पे यूपीए की गवर्नमेंट थी और प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। आप बोल सकते हो सबसे बड़ी पार्टी इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये चीज को आपने यहाँ पे ध्यान देना। अभी करंटली 2023-24 में यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे 14.34 करोड़ का जो डाटा है, ये अभी करंटली एक्टिव वर्कर है नरेगा के अंतर्गत। अभी तक एसेट कितनी क्रिएटेड हो चुकी है यहाँ से? तो 8.08 करोड़ के नरेगा के अंतर्गत एसेट है। अब यहाँ पर 306.31 करोड़ पर्सन डेज जनरेटेड। तो ये है डेज जनरेटेड जो कि लोगों ने किए हैं अभी तक काम। डीबीटी ट्रांसफर का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जहां पे जो इनकी सैलरी है, जो कि 7 दिनों के अंतर्गत मिलती है इनको हर 7वें दिन की, तो ये 49.45 करोड़ दी जा चुकी है। कितने हाउस होल्ड यानी कि कितने घरों को इससे फायदा मिला है? तो ये है 5.95 करोड़ घरों को इससे फायदा मिला है। ये है जी न्यूज, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि गोवा ने अपने करंट इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है। और वो इंक्रीज किस में किया है इन्होंने? ये आपको मिलेगा 322 रुपए। इनका लास्ट ईयर जो वेजेस था उसको अब 356 रुपए कर दिया है। 10.56 रुपीज का इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। कर्नाटक 316 था, 349 हो चुका है यहाँ पे। 10.44% का इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। आंध्र प्रदेश 272 और तेलंगाना, इन्होंने फिक्स कर दी है अपनी वेज रेट, जो कि 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेज रेट दिया जाएगा नरेगा के अंतर्गत। और ये 10.29% का इंक्रीमेंट माना गया है। छत्तीसगढ़ में आपको 221 का 243 कर दिया है, जहां पर आपको लगभग 10% इंक्रीमेंट इन्होंने अपने डेली वेजेस में किया है। तो आपका क्वेश्चन अब गोवा से आएगा, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? और ये आ सकता है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिन्होंने अपनी जो वेजेस है उसको फिक्स करा है। इन्होंने परसेंट के हिसाब से नहीं किया, इन्होंने फिक्स कर दिया 300 रुपए। ओके। अब यहाँ पे देखोगे सबसे कम हाइक 2024-25 के लिए कौन से राज्यों में हुए हैं?
तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा 4.31, केरला में आपको मिलेगा 3.90, और यहाँ पे आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा 3.62। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इनके जो वेज के रेट्स हैं, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ कितने रुपए, 7 रुपए बढ़ाए। ओके, 230 तो रुपए था ही था पहले से, 3.04% के साथ इन्होंने इंक्रीमेंट किया है। तो ये दो आपको नाम याद रखने, यूपी और उत्तराखंड। ओके, अब इस एक्ट के तहत क्या होता है, आपको रोजगार दिया जाएगा। आपके घर के एक हाउस होल्ड का जो होता है, उसमें एक एडल्ट मेंबर जो होता है, 5 किलोमीटर के अंतर्गत जहां पे आपका घर है उसके अंतर्गत आपको काम दिया जाएगा। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दी गई है, अब आप देखोगे नरेगा के अंतर्गत सबसे हाईएस्ट वेज वाला जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है, अगर आप देखोगे तो ये है हरियाणा, जहां पर अभी 374, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट वेज है नरेगा का, आपको हरियाणा में काम करने का मिलता है। सबसे लोएस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, जो कि है 234 रुपए। करंटली की बात कर रहे हैं हम, 2024-25 की बात कर रहे हैं। ओवरऑल वेज अगर हम लोग देखें, जो एवरेज अगर हम निकालते हैं पूरे देश का वेज, यानी कि पूरे देश का जो, यहाँ पे अगर मैं ये सारे स्टेट्स को ले लेता हूँ और यहाँ पे इनके प्राइस को ले लेता हूँ और इनका मैं एवरेज निकालता हूँ, टोटल 7% का इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे 267.32 यहाँ पे हमारा एवरेज वेज निकला है, जो कि अब हो चुका है 285.47। ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हमारे कंट्री का एनुअल वेज रेट। वैसे भी इसमें जो वेज होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट अपने आप अपनी महंगाई के हिसाब से तय करती है। अब ये जो एक्ट है ना, ये फॉलो करता है हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत, जो कि एनफोर्सेबल नहीं है बाय लॉ, उसको ऐसे ही लागू कर दिया गया है। किसके द्वारा बोला गया है कि आपको ये पालन करना पड़ेगा, नहीं भी करते तो इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। राइट टू वर्क देता है, आर्टिकल 41A के अंतर्गत आता है आपका राइट टू वर्क, और ये डायरेक्ट करता है स्टेट्स को कि आपको अपने सिटीजन्स को राइट टू वर्क देना होगा। अब यहाँ पे जब आप एक दिन मनरेगा के अंतर्गत काम करते हो, 9 घंटे आपको काम करना पड़ता है, जहाँ पे 1 घंटे का आपको रेस्ट मिलता है। 2021 में 99.7% ऑफ पेमेंट जो थी इसकी अब डीबीटी के द्वारा होने लग गई थी, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे जहां पर जो वर्कर्स थे उनको पैसा नहीं मिला या फिर उनको पैसे नहीं दिए गए। बहुत सारे लूप होल्स यहाँ पे सामने आते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड में बहुत सारे केसेस ऐसे थे जहां पर इन्होंने काम तो करा लेकिन इनको इनका पैसा नहीं मिला। इनका जो ठेकेदार था उन्होंने 5 kg इनको राइस दिया और इनको बोला कि आप जा सकते हो। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे नरेगा की, तो ये एक अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए स्कीम है। अनस्किल्ड वर्कर क्या होते हैं, जनरल वर्कर, इनसे आप काम करवा लो, इनको आप कुछ भी करवा लो, इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेमी स्किल्ड में आपको काम पहले सीखना पड़ेगा, जैसे मोची हो गया, जैसे आपको अदर्स मिलेंगे, बर्तन बनाने वाला, कारपेंटर, ये सब चीजें आपकी किसमें आती हैं, सेमी स्किल्ड में आती है। स्किल्ड लेबर कौन से होते हैं, जिसमें आपको पर्टिकुलरली एक कोर्स करना पड़ेगा, जहां पे आपको अच्छे से वो चीजें आनी चाहिए, ये आता है आपका स्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड में कौन होगा, जिनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, जैसे आप बोल सकते हो कि गड्ढा खुदवा लो, आप घर बनवा लो, घर बनाने के लिए मतलब जनरल लेबर का काम वो करवा लो, और जनरल काम जिसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो ये नरेगा स्कीम है ना, इसके अंतर्गत 1/3 जो बेनिफिशियरीज होंगे उनका वुमेन होना बहुत जरूरी, यानी कि 33% होना बहुत जरूरी है। और ये एक्ट ग्राम सभा को ये कहता है कि आपके अंतर्गत जितने भी डेवलपमेंट वर्क होंगे, जितने भी काम होंगे, उसको आप 50% नरेगा के थ्रू कराओगे। ओके, आपको मनरेगा के तहत उनको करवाना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे इस एक्ट को, तो डेली वेजेस जो होते हैं वो आपको दिए जाएंगे वीकली बेसिस पे, यानी कि 7 दिन का काम आपको 7 दिन के बाद उसका पैसा देखने को मिल जाएगा। ओके, अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पर्टिकुलरली क्या करती है, हर साल या फिर हर 2 या 3 साल में सीएजी से इसकी रिपोर्ट तैयार करवाती है कि मनरेगा में कितने पैसे लगे, कितने पैसे जा चुके हैं, या फिर कितना यहाँ पे करप्शन हुआ है। इन सब की जांच कौन करता है, सीएजी करता है भारत में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इसके रेट हैं वो स्टेट वाइज फिक्स करे हैं, कोई एक सिंगल रेट नहीं है। किसी स्टेट में ज्यादा गरीबी है, किसी स्टेट में ज्यादा पैसा है, तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग इसमें वेजेस देखने को मिलेंगे। तो नरेगा के वेजेस होते हैं, उसको कैसे बना जाता है, तो ये बना जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि एग्रीकल्चर लेबर का होता है, सिर्फ एग्रीकल्चर लेबर के हिसाब से, सीपीआई के हिसाब से
इनकी जो सैलरी होती है, इनका वेज होता है, वो डिसाइड करा जाता है और इन्फ्लेशन को भी यहाँ पर चेक किया जाता है नरेगा के वेजेस को डिफाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी न्यूज, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला गोवा आप याद कर लेना, और यूपी और उत्तराखंड आपको याद करने बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जहां पर कोशिश ये करी जाती है कि जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हमारा लेबर सेक्टर है, उसके लिए कुछ डेवलपमेंट वर्क किया जाए। और कमेंट आप जरूर करिएगा कि जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से ये करा गया है जो सही है या नहीं है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, उसके तहत भी आप देख रहे हो कि ये लागू हो चुका है, जबकि सरकार इसे अनाउंस नहीं कर सकती थी, फिर भी ये अनाउंस किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस चीज की परमिशन मांगी थी और उन्होंने इसकी परमिशन दे दी थी, क्योंकि अभी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है उसके तहत आप इसको अनाउंस नहीं कर सकते, कोई भी मेजर स्कीम, कोई भी मेजर डेवलपमेंट वर्क आप अनाउंस नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी भी करा गया है। तो ये आप समझ सकते हो, ये चीजें आपके सामने हैं। मैं जेन्युइनली आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, आप क्या कहते हो इस चीज के बारे में, सही है या गलत है। और अगर आपका सही होगा तो मैं जरूर आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।